रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ऑडिटिंग की आज हमारे पास ये दूसरी वीडियो है। इसमें हम आपको अश्योरेंस के बारे में बताएंगे। कल तक जो हमने पढ़ लिया था वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी कि मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज गवर्नेंस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। तो जल्दी जल्दी वीडियो की तरफ आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी शेयर करें। दोस्तों, अश्योरेंस का मतलब क्या है? अश्योरेंस मीन्स कॉन्फिडेंस इन अश्योरेंस इंगेजमेंट। अश्योरेंस इंगेजमेंट क्या होती है? जो आपका जो अदारा है, जो एंटिटी है, वो ऑडिटर्स के साथ जो इंगेजमेंट करता है कि आपने हमारा ऑडिट करना है, तो हाँ, जो ऑडिटर होता है वो उनको अश्योरेंस देता है। अश्योरेंस फर्म इज़ इंगेज्ड बाय वन पार्टी टू गिव एन ओपिनियन टू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ये वही बात कर रहा है कि एक बंदा जो है, जो ऑडिटर है, वो अश्योरेंस देगा। अश्योरेंस कैन बी प्रोवाइडेड ऑडिट, दिस मे बी एक्सटर्नल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट और कम्बिनेशन रिव्यू। इसमें उसने ये कहा कि जो अश्योरेंस है वो ऑडिट में हो सकती है कि आपने किसी चीज़ का ऑडिट करना है। वो इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी ऑडिट हो सकता है। इंटरनल ऑडिट क्या है? जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि फ़र्म को हायर कर लिया जाता है कि आप हमारे बतौर मुलाजमीन ऑडिट करें, तो वो इंटरनल ऑडिट होता है कि आप आएँ, फ़र्म में आएँ और इनकी सारी चीज़ें जो हैं इनको ऑडिट करें। तो एक स्टाफ के तौर पर आपको रख लिया जाता है फ़र्म में। आप सारी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हैं, साथ साथ उसको ऑडिट करते हैं जैसे कि आप उस अदारे का ही स्टाफ हैं। तो एक्सटर्नल ऑडिट में ये होता है कि जो अदारा है उसकी मैनेजमेंट बैलेंस शीट बनाती है और फिर ऑडिटर बुलाए जाते हैं और वो उसका ऑडिट करते हैं। तो अश्योरेंस आप इंटरनल ऑडिट में भी ले सकते हैं, एक्सटर्नल ऑडिट में भी ले सकते हैं और दोनों में भी ले सकते हैं। तीसरी चीज़ जो इसके अलावा वो होती है एक रिव्यू, कि आपका ऑडिट हो चुका है, आपको अश्योरेंस मिल गई है, इसके अलावा दोबारा से रिव्यू आप करवा रहे हैं या कोई लीगल बॉडी जो है वो रिक्वायर कर रही है कि आप अपने जो ऑडिट आपके हो चुके हैं उनका रिव्यू करवाएं। तो रिव्यू होने के बाद जो आपको रिपोर्ट मिलेगी वो भी एक आप कह सकते हैं कि ये भी अश्योरेंस है। तो अश्योरेंस जो है इंटरनल ऑडिट में, एक्सटर्नल ऑडिट में और रिव्यू में, सब में आप करवा सकते हैं। एक एक में, अलग-अलग में भी और सब में भी करवा सकते हैं। स्टैचुटरी ऑडिट इज़ वन ऑफ द एश्योरेंस। स्टैचुटरी ऑडिट जो है वो भी एश्योरेंस की ही एक फॉर्म है। विदाउट एश्योरेंस फ्रॉम द ऑडिटर द शेयर होल्डर मे नॉट एक्सेप्ट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ सफिशिएंटली एक्यूरेट एंड रिलायबल। तो वो कह रहा है कि अगर एश्योरेंस के बगैर आप डॉक्यूमेंट देंगे तो शेयर होल्डर्स को नहीं क्योंकि वो कहेंगे कि इसमें जो है ये सफिशिएंसी नहीं है, कम है सफिशिएंसी। The statutory audit provide assurance as to quality of information। तो ये जो अश्योरेंस है ये बेसिकली एक क्रेडिबिलिटी है जो कि आपको मिल जाती है। ये आगे भी उसने यही लिखा है। तो अश्योरेंस का मतलब ये है कि जो ऑडिटर ने आपको रिपोर्ट देनी है उसने अश्योर कर देना है कि ये अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर हैं, ये बिल्कुल ठीक हैं। इसके बाद अश्योरेंस की लेवल्स हैं कि अश्योरेंस कौन कौन सी है। 3 हैं जी अश्योरेंस की किस्में। रीज़नेबल अश्योरेंस, लिमिटेड अश्योरेंस, 2 किस्में हैं इसमें। तो अभी इधर 2 किस्में हैं। रीज़नेबल अश्योरेंस क्या है? हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अश्योरेंस। इसमें वो कहता है कि इसमें हाई अश्योरेंस होती है लेकिन बिल्कुल चीज़ें एब्सोल्यूट नहीं होती कि ऑडिटर ने कौन सा 100% वर्क को चेक करना होता है। वो एक सैम्पलिंग के बेस पे बनाता है, वो चेकिंग करता है। अभी ये चीज़ें शायद नए लोगों को ना समझ आ रही हों, ये बातें ना पूरी समझ आ रही हूँ, क्योंकि अभी हमने आगे चैप्टर सैम्पलिंग के पढ़ने हैं कि सैम्पलिंग कैसे होती है, ऑडिट कैसे होता है। ये तो अभी बुनियादी बातें हैं, आपको सिर्फ एक थोड़ा सा ओवरव्यू दिया जा रहा है। अश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय प्रैक्टिशनर कंक्लूजन एक्सप्रेस्ड इन अ पॉजिटिव फॉर्म। इसमें उसने ये कहा है कि जो प्रैक्टिशनर है, अभी प्रैक्टिशनर भी नए लोगों को नहीं पता कि ये किसको कह रहा है, ये ऑडिटर को कह रहा है। वो आगे डेफिनेशन में बताएगा कि प्रैक्टिशनर कौन है। तो उसने जो ओपिनियन देना है, अगर तो वो ये लिखेगा इन आवर ओपिनियन द अकाउंट्स आर ट्रू एंड फेयर, कि जो अकाउंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट इज़ प्रोवाइडेड रीजनेबल एश्योरेंस। तो हम रीजनेबल एश्योरेंस दे रहे हैं, वो अपनी ये इसकी ओपिनियन है। ऑडिटर सिर्फ यही चीज़ें लिखेगा कि अकाउंट्स जो हैं वो ट्रू एंड फेयर हैं, लिहाजा हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस दे रहे हैं। और ये एक एश्योरेंस की पॉजिटिव फॉर्म है। लिमिटेड एश्योरेंस क्या है? अ मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय प्रैक्टिशनर कंक्लूजन्स एक्सप्रेशन इन नेगेटिव फॉर्म। ये बेसिकली नेगेटिव फॉर्म होती है
अश्योरेंस की, यानी कि जो ऑडिटर कह रहा होता है उसका मकसद, उसका मतलब नेगेटिव होता है बेस्ड ऑन आवर रिव्यू, कि हमने जो रिव्यू की। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं, इसमें उसने वर्ड यूज़ किया रिव्यू, इसका मतलब है लिमिटेड एश्योरेंस रिव्यू में आती है। ठीक है जी, ऑडिट और चीज़ है, इंटरनल एक्सटर्नल रिव्यू एक और चीज़ है, जैसे मैंने पहले बताया। बेस्ड ऑन आवर रिव्यू नथिंग हैज़ कम टू आवर अटेंशन, वो कहता है कि जो रिव्यू किया है इसकी बुनियाद पर हमें कुछ समझ नहीं आई, दैट काज अस टू बिलीव, कि हम बिलीव कर सकें, उसकी कोई वजह हो, दैट अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट डोंट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिव्यू इंगेजमेंट इज़ ऑफन टू प्रोवाइड लिमिटेड एश्योरेंस, लिमिटेड एश्योरेंस के लिए ये रिव्यू इंगेजमेंट कंडक्ट की जाती है, तो ये एक नेगेटिव फॉर्म होती है। इसके बाद एश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय ऑडिट, एंड ऑडिट प्रोवाइड्स अ हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस दैट ऑडिट इन्फॉर्मेशन फ्री फ्रॉम डिल मिस स्टेटमेंट इज़ ऑफन रेफर्ड एज रीजनेबल एश्योरेंस। अच्छा, ये थी जी रीजनेबल एश्योरेंस के ऑडिटर प्रोवाइड हाई बट नॉट एब्सोल्यूट, कि ऑडिटर एक हाई लेवल की एश्योरेंस देता है लेकिन इसमें ये एब्सोल्यूट नहीं होता। एश्योरेंस उस ऑडिटर ने दे दी है, चीज़ें भी उसने चेक की हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि सैम्पलिंग बेस पे चेकिंग होती है। तो अगर देखें, अब एक चीज़ का ऑडिट हो गया, कल को आप कोई ऐसी चीज़ जो कि सैम्पलिंग में नहीं आई थी उसमें कोई वीकनेस निकल आए, तो कोई बंदा ये क्लेम करे कि इसका ऑडिट हो गया फिर भी ये चीज़ निकल आई है, तो उसके लिए ये बात है कि सैम्पलिंग बेस पर ये चीज़ें इकट्ठी की थी और फिर उनका ऑडिट किया गया था, लिहाजा शायद ये चीज़ सैम्पल में ना आई हो, इसलिए वो लिख देता है कि बट नॉट एब्सोल्यूट, कि ये जो एश्योरेंस है ये हाई है लेकिन बिल्कुल ये सारे अकाउंट्स 100% चेक नहीं हुए, ये रीज़नेबल एश्योरेंस है। फिर उसकी डिटेल उसने लिखी है। उसके बाद एश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय रिव्यू, रिव्यू वॉलंटियर, ये भी आप सिंपल बातें हैं जो पहले जैसे एक्सप्लेन की हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में और ज़्यादा ये इंग्लिश का तर्जुमा इसलिए नहीं करने लग जाता कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में पूछ लिया करें, मैं जस्ट आपको जो मेन चीज़ें होती हैं वो पढ़ के समझा देता हूँ। अगर आपको किसी मीनिंग की समझ ना लगे, किसी कॉन्सेप्ट की समझ ना लगे, तो आप वो कमेंट में पूछ लिया करें। इसके बाद एलिमेंट्स हैं जी एश्योरेंस के, एश्योरेंस की डेफिनेशन है। अच्छा जी, इसकी डेफिनेशन में लिखता है एन इंगेजमेंट, एक ऐसी इंगेजमेंट इन विच अ प्रैक्टिशनर एम्स, जिसमें प्रैक्टिशनर का मकसद होता है टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस। एक ऐसी इंगेजमेंट, एक ऐसी मुलाकात जिसमें प्रैक्टिशनर का ये मकसद होता है कि वो एविडेंस हासिल करे इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस अ कंक्लूजन, कि एक फ़ैसला हो सके, डिज़ाइन टू इन्हेंस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटरनल यूज़र, कि जो यूज़र हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उनका कॉन्फिडेंस बढ़ सके, कि वो जो ऑडिटर है उसने ये चीज़ वो प्रूफ निकालने होते हैं कि कॉन्फिडेंस बढ़ाया जा सके यूज़र्स का, अदर दैन दी रीज़नेबल रिस्पॉन्सिबल पार्टी अबाउट द सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन दैट आउटकम ऑफ द मैटर। अच्छा जी, अब ये आगे उसने डेफिनेशन लिखी हैं कि प्रैक्टिशनर कौन है, थर्ड पार्टी कौन है, सब्जेक्ट मैटर वो किसको कह रहा है, लेकिन अगर भी आप यही समझ लें कि एश्योरेंस एंगेजमेंट का मकसद जो होता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्रेडिबिलिटी को बढ़ाना होता है प्रूफ के साथ। आगे थ्री पार्टी रिलेशनशिप, प्रैक्टिशनर कौन है जी, द इंडिविजुअल प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल सर्विसेज इन दैट विल रिव्यू दी सब्जेक्ट मैटर एंड प्रोवाइड एश्योरेंस, एग्जाम्पल ऑडिट फर्म इंस्टेड, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिशनर कौन है, ऑडिट फर्म है वो जो ऑडिटर भेजेगी। रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन है, द पर्सन रिस्पॉन्सिंग दी सब्जेक्ट मैटर। अच्छा जी, सब्जेक्ट मैटर क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो आपकी डेफिनेशन भी कर देगा। एग्जाम्पल डायरेक्टर और रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेपरिंग दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो डायरेक्टर्स जो हैं अदारे के वो रिस्पॉन्सिबल पार्टी हैं। इंटेंडेड यूज़र कौन है, शेयर होल्डर हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट में जो उसके यूज़र हैं। पर्सन, क्लास ऑफ पर्सन, इसमें एक बंदा भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फॉर्मूदी प्रैक्टिशनर प्रीपेयर एश्योरेंस रिपोर्ट। सब्जेक्ट मैटर क्या है, दिस इज़ द डेटा सच एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट हैव प्रीपेयर्ड बाय द रिस्पॉन्सिबल पार्टी। वही बात है जी, बैलेंस शीट जो बनाई हुई है रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने, रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन है, डायरेक्टर हैं। फॉर दी पार्टिसिपेशन टू इवेल्यूएट एंड अदर एग्जाम्पल माइट भी कैश फ्लो फॉरकास्ट भी। अच्छा जी, कैश फ्लो क्या है वो भी आपने पढ़ी होगी कि ये चीज़ें डायरेक्टर्स बनाते हैं, ये उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सूटेबल क्राइटेरिया क्या है, दैट कैन बी थॉट ऑफ
as the rule against which the subject matter is evaluating in order to suitable criteria है जी IFRS एंड कंपनी लॉ। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं, जब हम ऑडिट करते हैं तो स्टैंडर्ड्स ही उन पे अप्लाई होते हैं। ऑडिट में चीज़ों को स्टैंडर्ड के मुताबिक रखा जाता है। जैसे आपने बहुत ज़्यादा टाइम पढ़ा होगा कि जो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री है उनको लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV रखना चाहिए, यानी कि इन्वेंट्री को जो वैल्यू है वो लोअर पे रखें, कॉस्ट या NRV पे। तो ये एक स्टैंडर्ड ने रूल सेट किया है। तो जब हम ऑडिट करते हैं तो इन्वेंट्री को इसी स्टैंडर्ड पर रखते हैं। तो ये इसका मतलब है IFRS सूटेबल क्राइटेरिया, यानी कि जो हमारी कैलकुलेशंस हैं जितनी भी हैं ऑडिट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उनका सूटेबल मेयार कौन सा है, मुनासिब तरीका कौन सा है कि उन ट्रांजैक्शंस को हमने सूटेबली कैसे रखना है। जैसे अब एसेट्स हैं, आप लिखते हैं जी मेरे पास 1 मिलियन के फॉर सपोज के एसेट थे, आप उन पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करते हैं और बैलेंस शीट में दिखाते हैं कि ये एसेट 1 मिलियन से अभी 9 लाख के रह चुके हैं। तो ये सूटेबल क्राइटेरिया है। जो डेप्रिसिएशन है उसका भी एक स्टैंडर्ड है, IAS 16 है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, वो भी आपको बताया हुआ है। तो आप उसी के मुताबिक ही चीज़ों को रखते हैं अपने अकाउंट्स को, और उन्हीं का ही ऑडिट होता है। तो ये बात उसने इधर लिंक की है कि IFRS एंड कंपनी लॉ, और जो ये स्टैंडर्ड्स की सारी लॉज हैं, इसके अलावा जैसे आप कंपनी लॉ पढ़ते हैं कि कानून के मुताबिक जो है वो आपने चीज़ों को कैसे रखना है, तो उन्हीं मुताबिक आप बैलेंस शीट को डिज़ाइन करके मुकम्मल करते हैं। तो ये है जनाब आपका सूटेबल क्राइटेरिया। अश्योरेंस रिपोर्ट, द रिपोर्ट नॉर्मली रिटन, आम तौर पर जो रिपोर्ट होती है वो लिखी जाती है। इसमें जो प्रैक्टिशनर है उनकी ओपिनियन होती है, जो ऑडिट रिपोर्ट होती है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। इसके अलावा है जी, इसके बाद ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, रिमूवल, काफ़ी लंबा सारा ये पोर्शन है। ये अगर मैं पढ़ने बैठ जाऊँगा तो वीडियो को 2-2.5 घंटे की लंबी हो जाएगी। तर्जमा आप ख़ुद भी कर सकते हैं, अभी आपका ये लेवल है इंशाल्लाह। अगर आपको इस पूरे पोर्शन में कोई मसला होगा तो आप ज़रूर हमें बताएं, हम वीडियोस पे बना देंगे, आपको समझा भी देंगे। अच्छा जी, इसके बाद जो आगे चीज़ आ रही है ये आप ख़ुद देख लें, कोई मसला हो ऑडिटर का, कि ऑडिटर के हवाले से कि आपने उसको अपॉइंट कैसे करना है, उसको चेंज कैसे करना है, उसको रिमूव कैसे करना है, वगैरह वगैरह। तो वो पढ़ें, गौर करें, प्रॉब्लम हो डिस्कस करें, आपको उसका टाइमली आंसर मिलेगा इंशाल्लाह। इसके बाद हम अगला पोर्शन जो है वो भी बातें पढ़ने वाली ही हैं। अच्छा जी, अभी हम ज़रा प्रॉपर टॉपिक की तरफ आते हैं। ISA 200 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। हम अपने लेक्चर में ISA लफ्ज़ ही यूज़ किया करेंगे। इसका मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। जैसे IFRS थे हमारी रिपोर्टिंग में, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, तो ऑडिटिंग में वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग कहता है। तो ये पहला जो स्टैंडर्ड है ये है 200। इसका नाम है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर, कि जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट, और वो ऑडिट को कंडक्ट कैसे करेगा इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ऑडिटिंग के मुताबिक ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होगा और ऑडिट कैसे करेगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिटर आर फॉर्मली स्पेसिफाइड इन 200 एज, वो कहता है जी ऑब्जेक्टिव जो है वो आमतौर पर ये डिफ़ाइन है उसका, टू ऑब्टेन रीज़नेबल एश्योरेंस, कि ऑडिटर जो है वो रीज़नेबल एश्योरेंस हासिल करे अबाउट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मुकम्मल एज आ होल आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट, कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मिसस्टेटमेंट उनमें नहीं है फ्रॉड और एरर की वजह से, देयर बाय इनेबलिंग द ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। अच्छा जी, ऑडिटर का मकसद ये होता है कि वो ये देखे कि मुकम्मल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें कोई एरर तो नहीं है फ्रॉड की वजह से या एरर की वजह से। अब हम आगे जाके पढ़ेंगे कि फ़्रॉड क्या है, एरर क्या है, ये पूरा एक टॉपिक है अकेले फ़्रॉड पे और अकेले एरर पे। पूरे ये एक एक लफ्ज़ आपको नज़र आ रहा है ये, लेकिन इस पर पूरा टॉपिक है। तो ऑडिटर ने सिर्फ ये चेक करना होता है, देयर बाय इनेबलिंग द ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रीपेड ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट। अच्छा जी, उसमें वो ये कहता है कि इससे ऑडिटर इस काबिल हो जाएगा कि वो ओपिनियन दे सकेगा कि तमाम मटीरियल रिस्पेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए और स्टैंडर्ड्स को मद्देनज़र रखते हुए ही ये बैलेंस शीट बनी हुई हैं। अगर तो वो ये चीज़ फाइंड कर लेगा
कि बैलेंस शीट जो हैं उनमें कोई मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, तो फिर वो इस काबिल हो सकेगा कि वो ओपिनियन दे सके। टू रिपोर्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय ISA इन अकॉर्डेंस विद द ऑडिटर्स फाइंडिंग। अच्छा जी, इन ऑल केसेस व्हेन रीजनेबल एश्योरेंस कांट बी ऑब्टेन एंड क्वालिफाइड ओपिनियन ऑन द ऑडिट रिपोर्ट इज इनसफिशिएंट। अच्छा जी, ये ओपिनियन के बारे में उसने कुछ लिखा हुआ है, कुछ से मुराद मेरा ये नहीं कि इसका पता नहीं है, उस ओपिनियन हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इसमें उसने ये कहा है कि जब नहीं आपके पास होती चीज़ें, ट्रू एंड फेयर नहीं होती, तो फिर आपने ओपिनियन क्या देनी होती हैं। ये ओपिनियन पर भी चैप्टर नंबर 14 है और सबसे लेंथी चैप्टर है तकरीबन ये इसी किताब में, वहाँ से सारा मटीरियल पढ़ेंगे। इसके बाद रिक्वायरमेंट है ISA 200 की, कंप्लाई विद ऑल ISA रेलिवेंट टू दी ऑडिट, कंप्लाई विद रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट। अच्छा जी, कंप्लाई विद ऑल ISA रेलिवेंट टू दी ऑडिट, जो तमाम ISA हैं उनको पूरा करें, जो रिक्वायरमेंट हैं उनको पूरा करें। प्लान एंड परफॉर्म एन ऑडिट विद प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के साथ ऑडिट को प्लान करे और परफॉर्म भी करे। ये आगे हम बताएंगे कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है। एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑडिट, ये भी हम आपको बताएंगे आगे जाके। सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू अलाउ टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, ये भी आगे जाके बताएंगे क्योंकि इस पर पूरा चैप्टर है ऑडिट एविडेंस पे। अच्छा जी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है? एन एटीट्यूड दैट इंक्लूड्स अ क्वेश्चनिंग माइंड, ऐसा रवैया, ऐसा तरीका होना चाहिए ऑडिटर का कि उसके माइंड में उससे क्वेश्चन आए, क्वेश्चनिंग माइंड हो, बीइंग अलर्ट टू कंडीशन विच मे इंडिकेट पॉसिबल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर। उसमें वो ये कहता है कि जिधर भी ऑडिटर को लगे कि फ्रॉड और एरर है तो उसका रवैया जो है वो क्वेश्चनिंग हो, वो पूछे, वो इंक्वायरी करे कि इसमें क्या मसला है, ट्रांजैक्शन कैसे हुई, इसकी क्या वैल्यू थी, ख़ुद भी उसको असेस करे कि आया कि ये सारी चीज़ें जो बताई जा रही हैं ये सही जा रही हैं। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब है कि क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए जब भी उसको लगे कि कोई फ्रॉड और एरर यहाँ पर मुमकिन है। एंड अ क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस, और जो ऑडिट का आपको एविडेंस मिल जाए, अगर कोई आपने फॉर सपोज के कोई वीकनेस देख ली है, आपको एविडेंस मिल गया है, तो उस एविडेंस को ये नहीं कि आपने ले के बैठ जाना है और कहना है कि जी एविडेंस आ गया है, बस ये चीज़ डिफ़ाइन हो चुकी है। उस एविडेंस को भी आपने असेस करना है। क्रिटिकल असेसमेंट का मतलब होता है आप किसी चीज़ के बॉटम तक जा रहे हैं। प्रोफेशनल जजमेंट क्या है जी? द एप्लीकेशन ऑफ रेलिवेंट ट्रेनिंग, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। प्रोफेशनल जजमेंट ये है कि जो आपके अंदर जजमेंट होती है किसी चीज़ के बारे में, वो ये बता रहा है एप्लीकेशन ऑफ रेलिवेंट ट्रेनिंग, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, कि जो ऑडिटर का नॉलेज होता है, ऑडिटर की एक ट्रेनिंग हुई होती है, जो ऑडिटर का एक्सपीरियंस होता है उसको वो अप्लाई करता है विद इन द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडेड बाय ऑडिटिंग। जो आपको ऑडिटिंग ने नॉलेज प्रोवाइड किया गया है उसके अंदर रहते हुए आप अपनी ट्रेनिंग, अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस को अप्लाई करते हैं। अकाउंटिंग एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स जो आपने पढ़े हैं उनकी बेस पे, इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट कोर्स ऑफ एक्शन दैट अप्रोप्रिएट इन सर्कमस्टांसेस ऑफ द ऑडिटिंग एंगेजमेंट। जो भी आपने डिसीजन लेना होता है क्राइटेरिया के मुताबिक, उस हवाले से जो आपका एक्सपीरियंस है। प्रोफेशनल जजमेंट को अगर एक लाइन में मैं बोलूँ तो जो आपके सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए, आपकी ऑडिटिंग को मद्देनज़र रखते हुए आप में एक जजमेंट की एक कह लें कि एबिलिटी आई होती है, उसकी बात कर रहे हैं। सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस क्या है? सफिशिएंसी इज़ मेजर ऑफ द क्वालिटी ऑफ द एविडेंस। अच्छा जी, सफिशिएंसी में आप क्वालिटी देखते हैं कि ये किस क्वालिटी का एविडेंस है। अप्रोप्रिएटनेस है उसमें आप इन टर्म ऑफ इट्स रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी, क्वांटिटी। सफिशिएंट में आप क्वांटिटी देखते हैं कि आया कि जो एविडेंस मैं तलाश, ये मैं ज़्यादा डिटेल में आपको इसलिए नहीं बता रहा कि अगले चैप्टर में ये पूरी डिटेल हमने पढ़नी है और अप्लाई भी करनी है। इधर तो सिर्फ एक डेफिनेशन लिखी हुई है। सफिशिएंसी में होता है कि आप क्वांटिटी देखते हैं कि जो भी प्रॉब्लम था उसका जो एविडेंस आ गया है वो काफ़ी है। उस मसले के लिए एक ही एविडेंस काफ़ी है, 2 एविडेंस चाहिए, इससे ज़्यादा चाहिए। इसमें आप उनकी क्वालिटी देखते हैं, क्वांटिटी देखते हैं। सफिशिएंसी में क्वांटिटी देखते हैं कि एक एविडेंस काफ़ी है, 2 काफ़ी हैं, 10 काफ़ी हैं एक ही चीज़ के मुतालिक। और जो आपकी है
इसके बाद क्वालिटी ऑफ द ऑडिट, अप्रोप्रिएटनेस मेजर दी क्वालिटी। अच्छा जी, यहाँ पे हमने क्वालिटी, वहाँ पे क्वांटिटी देखी थी कि एक डॉक्यूमेंट काफ़ी है, 2 काफ़ी हैं, 4 काफ़ी हैं, एविडेंस जो है। और अप्रोप्रिएटनेस में हमने देखनी है क्वालिटी, कि जो हमने एविडेंस लिया हुआ है वो जो हमें चाहिए था एविडेंस उसी क्वालिटी का है, हल्की क्वालिटी का तो नहीं है। अगर हमने एम्प्लॉय लेवल का फ्रॉड देखा है तो उसके लिए हमें कौन सा एविडेंस चाहिए, वो ठीक है। ये चीज़ें हैं कि क्वालिटी यहाँ पे देखनी है, वहाँ पे अपने क्वांटिटी देखनी है। सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑल एविडेंस आर इंटरलेटेड, ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं जी, ये बता रहा है। फॉर एग्जांपल, उसने एक एग्जांपल दी है, अभी इसको थोड़ा सा पढ़ लें क्योंकि ये अगले चैप्टर में बड़ी डिटेल के साथ पूरा चैप्टर है और ये सारी एग्जांपल वगैरह वहाँ पे बड़ी लंबी चौड़ी डिस्कस होती हैं। स्कोप है जी इंटरनल ऑडिट का, ये भी सिंपल पढ़ने वाली बातें हैं, ना कुछ समय लगी तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो एडवांटेजेस हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट के, हमें क्या फ़ायदे होते हैं। इंक्रीज़ क्रेडिबिलिटी ऑफ पब्लिक, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने पब्लिक करनी होती हैं उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। इट कन्फर्म टू मैनेजमेंट दैट दे हैव परफॉर्म देयर स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़ करेक्टली, कि मैनेजमेंट अपनी स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़ जो है उनको सही तरह से परफॉर्म किया है। इट प्रोवाइड अश्योरेंस टू मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट को भी अश्योरेंस हो जाती है। इट प्रोवाइड फीडबैक ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ये एक फीडबैक होता है जी जो आपने इंटरनल कंट्रोल सेट किए थे। इंटरनल कंट्रोल पर भी पूरा चैप्टर है आगे कि ये क्या होते हैं, कैसे लगाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पे ये इम्प्लीमेंट होते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में इसकी नहीं अभी डिस्कस कर रहा। तो ये सारे इसके फ़ायदे हैं। इसके बाद लिमिटेशन है जी स्टैट्यूटरी ऑडिट की, वो कहता है कि स्टैट्यूटरी ऑडिट के कुछ नुकसानात भी हैं, कुछ इसमें मसाइल भी हैं। इट्स कॉस्ट, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। डिसरप्शन कॉज टू कंपनी स्टाफ, के एक तरफ ये होता है कि जी कंपनी का जो स्टाफ है वो डिस्टर्ब हो रहा होता है क्योंकि उसने अपने काम भी करने होते हैं और ऑडिट टीम के साथ भी उनको कोऑपरेट करना पड़ता है, तो वो भी डिस्टर्ब होते हैं। सम आइटम इन दी सब्जेक्ट मैटर माइट बी एस्टिमेट हुज ट्रूथ एंड फेयरनेस विल नॉट बी नॉन विद सर्टेनिटी एट सम पॉइंट इन फ्यूचर। अच्छा जी, कुछ चीज़ें फ्यूचर में डिसाइड होना होती हैं, इसलिए अभी से ही उनके बारे में डिसीजंस जो आ जाते हैं वो बाज़ औक़ात मुनासिब नहीं होते हैं। मसलन अगर कोई कंपनी का कोर्ट केस है, फ़र्ज़ करें अल्लाह ना अगर कंपनी पे कोर्ट केस है, एक्सपेक्टेड है कि उसमें 1 मिलियन फ़ाइन होगा कंपनी को, तो अभी फ़ाइन हुआ तो नहीं है, पता नहीं कल को कंपनी केस जीत जाए तो फ़ाइन होने से बच जाए, लेकिन आज ये चीज़ें डिस्क्लोज़ करनी पड़ेंगी जो हम डिस्क्लोजर देते हैं वहाँ पे। तो इसलिए वो कहता है कि कुछ आइटम जो है वो इन फ्यूचर सेट होना। मोस्ट फ्रॉड विल इंक्लूड एन अटेम्प्ट टू डेलिब्रेट कंसील ट्रूथ और मिस रिप्रेजेंटेशन इन्फॉर्मेशन। इसमें बता रहा है कि बाज़ औक़ात फ्रॉड होता नहीं है, लेकिन अटेम्प्ट जो है वो लगा दी जाती है और एक मूवमेंट मिल जाती है स्टाफ को फ्रॉड के लिए। इन ऑर्डर टू बैलेंस कॉस्ट एफिशिएंसी ऑर्डर रूटीनली यूज़ सैम्पलिंग रादर। अच्छा, जिसमें वही बात कर रहा है कि जो ऑडिटर हैं वो सैम्पलिंग की बेस पे काम करते हैं। सैम्पल जो है ऑडिट जो है वो सैम्पल बेस पे होता है, वो सैम्पल सेलेक्ट करता है जी ये 100% काम है, हमने 10% करना है, 20 करना है, 40 करना है, वो 100% नहीं करता। इरिस्पेक्टिव ऑफ हाउ रबिश क्लाइंट सिस्टम दे ऑलवेज इनअप्रोप्रिएट सम डिग्री ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन, कि जैसा भी सिस्टम हो इनहेरेंट लिमिटेशन अवेलेबल होती है। एविडेंस इज़ प्रिजर्व रादर दैन कंक्लूसिव। अच्छा जी, परसुएसिव होते हैं ये कंक्लूसिव होने की वजह से ये परसुएसिव होते हैं। दे परसूड द ऑडिटर टू बिलीव दैट पर्टिकुलर असर्शन हैज़ बीन जस्टिफाइड इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग कंक्लूजन। इसमें वो ये बता रहा है कि जो असर्शंस हैं, अब ये असर्शंस क्या हैं ये भी आगे आपके चैप्टर में है, गालबन ये अगले दूसरे तीसरे चैप्टर में आ जाएगा कि असर्शंस क्या होती हैं। तो कहता है कि ऑडिटर्स उनको ही वेरीफाई करते हैं, ना कि पूरा ऑडिट करते हैं। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो थी, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे और पढ़ेंगे। अगर कोई आपका क्वेश्चन होगा तो हमें ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फीडबैक दिया करें ताकि हमें पता चले कि ये जो इतनी मेहनत हम कर रहे हैं इसका कोई मकसद भी है या नहीं। शुक्रिया।